नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज संभल की खबर के साथ, जहां पर पुलिस ने जामा मस्जिद के पास घूम रहे 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। बाद में कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ा है। 5 में से 2 युवक रामपुर के और 3 संभल के ही रहने वाले हैं। ये लोग रिश्तेदारी में आए हुए थे। इनकी तस्दीक के बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया है। फतेहपुर में हिट एंड रन का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर स्कॉर्पियो सवार रईसजादे ने मजदूर को टक्कर मारने के बाद करीब 6 किलोमीटर तक घसीटा। साइकिल सवार मजदूर की कई किलोमीटर घसीटने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर दौड़कर गाड़ी को पकड़ा है। तो स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है। फतेहपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे के बाद 6 किलोमीटर तक घसीटती ले गई ये कार और जिसकी वजह से मजदूर की मौत हो गई है। फतेहपुर की ये खबर, हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बरेली में विस्फोटक तैयार करते वक्त धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। थाना किला के बाकरगंज की घटना बताई गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। बताया ये जा रहा है कि घर के पीछे पतंग और देसी मांझा बनाने का काम होता था। मांझा बनाने में कच्चे धागे पर सल्फर और पोटाश मिक्स करके लोई बनाकर लगाया जाता था। इसी के दौरान 3 लोग जो बैठकर लोई बना रहे थे वो इंटेंसिटी विस्फोट में चपेट में आ गए। परंपरा रूप से वो बना करते हैं। ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है, बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर रामगांव थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां पर 10 साल की बच्ची जब सड़क से गुजर रही थी तो उसी दौरान गांव के आवारा कुत्तों ने उसे घेर कर नोच दिया। साकिया के चिल्लाने पर जब तक आसपास के लोग दौड़े तब तक कुत्तों ने उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। परिजनों ने उसे इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। हापुड़ के पिलकुआ में इन दिनों स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट डॉग हर दिन कई लोगों को निशाना बना रहा है और उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। डॉग अटैक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पहले तो स्ट्रीट डॉग आराम से सड़क किनारे रहता है, फिर अचानक से सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को पीछे से जाकर उस पर हमला कर देता है। पिछले 4 से 5 दिन में कई लोगों को स्ट्रीट डॉग ने अपना निशाना बनाया। अस्पताल में करीब 10 लोग अस्पताल इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। मैं अपनी शॉप पर बाहर खड़ा था तो इतनी देर में पीछे से उसने आके पकड़ा। 3 बार झपटा, 3 बार मैंने उसे हटाया, मगर वो तीसरी बार उसने आके बिल्कुल दाब ही लिया और बिल्कुल राल भी टपका रहा है। बहुत बुरी तरह से स्थिति हो रही है उसकी। और भी मेरे काटने के बाद भी आगे भी औरों को भी पकड़ रहा था। वो तो मैंने उठ के भगाना चालू करा, उसे काफी दूर तक मैं भगा था। वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग का पिंडदान किया। आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के कार्यों पर सवाल खड़े किए और विवादित बयान दिया। पिशाच मोचन घाट पर एसपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बाकायदा सिर मुंडवाकर पोस्टर के साथ पिंडदान किया है। चुनाव आयोग के नाम का संकल्प लेते हुए पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म किया गया।
क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है, एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल उनको मरा हुआ बताते हुए उनके लिए कफन भी भेज दिया। तो आज हम लोगों ने उसके लिए पिंडदान कर दिया है, पिंडदान करके उनका श्राद्ध कर दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी है। नोएडा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी जांच में फर्जी निकली है और सेक्टर 168 स्थित शिव नाडार स्कूल को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल कैंपस को बंद कर दिया और छात्रों को वापस भेजा। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, लेकिन चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक स्कूल में एग्जाम भी चल रहे हैं, ऐसे में संभावना ये है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, इसलिए ईमेल भेजा गया है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। साइबर टीम को जांच में लगा दिया गया है। एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8:08 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारा स्टाफ, मैं, एडिशनल हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर लिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जो स्पैम कॉल आती है तो ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की भी शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं। दरअसल में ये मेल सुबह सुबह प्राप्त हुआ था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल को पूरी तरीके से इवैक्यूएट यानी खाली करा दिया जाएगा। लिहाजा इसके मद्देनजर आज स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और डॉग स्क्वाड भी मौके पर है, बम स्क्वाड भी है। तमाम चीजें जो क्लास है, ओपन एरियाज है, उनको चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी चेक किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेल आया है वो किस डोमेन से आया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, यहाँ पर अधिकारी हैं, खुद डीसीपी नोएडा जोन पहुंचे हुए हैं और जो तमाम बारीकियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। मेल किस सर्वर से यहाँ पर लैंड किया है, इन सभी चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया है। रेहड़ी पटरी दुकानदारों को जगह देने के लिए गोरखपुर नगर निगम और जिला प्रशासन ने नई कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर और हरिओम नगर में वेंडिंग जोन के लिए पीपीपी मोड के तहत प्रपोजल गंगा रहा है, तो इसी को लेकर प्रपोजल मंगवाए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नगर आयुक्त का ये कहना है कि दोनों वेंडिंग जोन को सक्रिय किया जाएगा। साथ ही 5 अन्य जगहों पर भी इस तरीके का वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिससे सड़कों पर दुकान लगाने वालों को एक बेहतर जगह मिल सके। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 वेंडिंग जोन बनाए गए थे, एक हरिओम नगर में और दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में। चूंकि ये पूर्व में बनाए गए लोकेशंस थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि लोग वहां पे वेंडिंग जोन्स जो वेंडर्स थे हमारे वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे। कई बार प्रयास भी किया गया और चूंकि लोकेशंस आउट रहने की वजह से कुछ वेंडर्स नहीं शिफ्ट हो पाए। अब उनके साथ वार्ता भी की गई, टाउन वेंडिंग कमेटी की भी बैठक की गई और अब इन दोनों वेंडिंग जोन्स को, जो हरिओम नगर में सबसे बड़ा हर्डल था फ्रंट में, उसको हम इंक्रोचमेंट को हटाकर वेंडिंग जोन्स को पुनर्स्थापन करा रहे हैं। साथ ही साथ पीपीपी मोड पे भी हमने वेंडिंग जोन्स और इनके जो जितनी भी रेहड़ी पटरी व्यापारी संघ के उनसे भी बात की है और उसको भी ट्रांसपोर्ट नगर को भी कोशिश है कि उसको भी जल्दी चालू कराएं। इसके अतिरिक्त हमारा एक वेंडिंग जोन चकबंदी कार्यालय के अंतर्गत भी कार्यरत है और चौथा हमारा वेंडिंग जोन जो है सिटी मॉल के सामने भी है। इसके अलावा 7 वेंडिंग जोन छोटे छोटे अलग अलग उसमें हमने आइडेंटिफाई किए हैं और जैसे गोरखनाथ ब्रिज के पास भी हम एक वेंडिंग जोन, बड़ा वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं हरिओम नगर के वेंडिंग जोन में खड़ा हूं और आप देखिए कि तस्वीरें बनने के बाद से ये एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे झाल झंखाड़ उड़ा हुआ है और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे है, यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पे आने और जाने का जो प्रॉपर एरिया है वो नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं बनाया गया, जिसके कारण जो दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो यहाँ पे नहीं आए। उनका कहना है कि जब एक प्रॉपर रास्ता नहीं रहेगा, सड़क से दिखेगा नहीं, तो लोग यहाँ खरीदारी करने नहीं आएंगे। लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टेंडर के नाम पर एक ठगी पर एक्शन लिया गया है। 10,000 का इनामी कलीम अरेस्ट कर लिया गया है। जयपुर से हुई है कलीम अहमद की गिरफ्तारी। आपूर्ति विभाग में नमक के टेंडर में इसने
घपलेबाजी की थी, ठगी की थी और 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी का इस पर आरोप है, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत की बात करते हैं। टाइगर रिजर्व के जंगल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। एक मादा भालू की पीठ पर छोटा भालू सैर करते हुए दिखाई दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मादा भालू अपने शावक को पीठ पर बैठाकर सैर करते हुए नजर आ रही है। बदायूं में कच्चे तेल की संभावना में तलाश शुरू की गई है। इसके लिए कई जगह पर बोरिंग कराने के दौरान ब्लास्ट किया गया, जिससे जो तेल निकला है उसे जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि ये पता चल सके कि इस इलाके में डीजल पेट्रोल है या फिर नहीं। आपको बता दें कि अल्फाजियो इंडिया कंपनी की टीम सर्वे करवा रही है। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उग्याती क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। इससे पहले दातागंज तहसील समेत कई इलाकों में बोरिंग और दूसरे साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल कर कच्चे तेल की खोज की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर डीजल पेट्रोल होने के पुख्ता सबूत मिले। फतेहपुर जिले में एक किसान ने चावल से भगवान श्री राम की 10 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की है। इससे पहले भी शैलेंद्र अपनी कला के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। शैलेंद्र उत्तम ने यह भी बताया कि उन्होंने भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के प्रतीक के रूप में 14 मन चावल का इस्तेमाल किया और यह अद्भुत मूर्ति तैयार की। लगभग 6 महीनों में इस मूर्ति को तैयार किया गया है। चावल से प्रतिमा बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं किसान कलाकार हूँ और किसान के पास चावल होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, तो भगवान राम तो सबके राम है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं, तो हमारा देश किसानों का देश है। तो मैंने अपनी भावना एक किसान कलाकार होने के नाते और भारत के सभी किसानों की भावना को अपनी कला के माध्यम से चावल के दानों से भगवान श्री राम की अद्भुत प्रतिमा बना करके अपने भाव व्यक्त किए हैं। मेरी अटूट श्रद्धा है। जय सिया राम। बुलंदशहर में करीब 110 बीघा खेती की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर पंचायत प्रशासन और तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामला थाना औरंगाबाद क्षेत्र में शुगर मिल रोड, मूडी रोड, सियाना रोड, जहांगीराबाद रोड, टिकरी रोड नगर पंचायत कार्यालय के आसपास का है। एसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके परिवार वालों का इस जमीन पर कब्जा था। कब्जा मुक्त कराने के बाद इस जमीन पर गौशाला में पाले जा रही गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ पर ट्यूबवेल भी लगाया जा रहा है। जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर नगर पंचायत और तहसील के बोर्ड लगवाए गए हैं। इलाके में लगातार पैमाइश का काम चल रहा है। में ये करमात है कि कम से कम 2800 करोड़ की जमीन हम लोगों ने खाली करवा के नगर पंचायत में उसको कब्जा मुक्त करवाया है, नगर पंचायत का अधीन कर लिया है। इसमें कुछ है, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। उसमें भूतपूर्व उसमें चेयरमैन हिमायत अली की कोल्ड स्टोर के पास भी जमीन काफ़ी वहाँ बोर्ड लगाया गया। योगी सरकार की ओर से बनाए गए अपार आईडी ने नेपाल से सटे हुए बहराइच जिले में मदरसों की पोल खोलकर रख दी है। नियमों को ताक पर रखकर मदरसों को मान्यता तो दे दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताया रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल और मदरसों को अपार आईडी पर बच्चों की संख्या दर्ज करने को कहा था, ताकि बच्चों की असल संख्या पता चल सके। जिले के 57 ऐसे मदरसे हैं जिनकी अपार आईडी पर बच्चों की संख्या अभी भी 0 है। मतलब ये कि ये मदरसे या तो फर्जी हैं या फिर उन पर छात्रों की गलत संख्या दिखाई जा रही थी। जिन्होंने अपार आईडी का अकाउंट ही ओपन नहीं किया था, मतलब शून्य थी उनकी प्रगति। लेकिन 4 दिन बाद जब समीक्षा हुई तो 87 मदरसे बचे थे। आज की डेट तक 57 ऐसे मदरसे हैं
जिनकी अपार आईडी पर प्रगति, जिन मदरसों की आज तक की डेट में अपार आईडी पर प्रोग्रेस शून्य है, निश्चित रूप से या तो उनके यहाँ छात्र नहीं हैं या मदरसा नहीं खुलता है या जो कुछ भी उनका कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रगति तो उनकी होनी ही चाहिए। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चों का प्रगति होना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मदरसा है और मदरसा ये चंदनपुर ग्राम पंचायत में स्थित है और मदरसा देखने से लग रहा है कि कई सालों से बंद है। मदरसे का नाम मदरसा जामिया मुस्तक़उलूम करके ये मदरसा है और देख सकते हैं कि मदरसे का जो आंगन है, जो प्रांगण है, उसमें सब्जियां बोई हुई हैं, तो इसे देख के लगता है कि कई सालों से ये मदरसा बंद है। हम इस मदरसे में आए हैं, इसकी वजह ये है कि इस मदरसे की जो अपार आईडी है उस पर बच्चों की संख्या शून्य है, जिससे ये आशंका है कि बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते। तो हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ आए थे। बहराइच में ऐसे 57 अभी ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे मदरसे तो स्थापित हैं, मदरसे की मान्यता तो ली गई है, लेकिन वहाँ जो बच्चों की संख्या है वो भी शून्य है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सीजेएम कोर्ट से चैंपियन को जमानत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जहां पर धारा 109 हटाने की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। चैंपियन और अन्य आरोपियों की ऑनलाइन पेशी हुई थी जिला कोर्ट में और जमानत अर्जी लगानी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर हम आपको दे रहे हैं। सीजेएम कोर्ट से चैंपियन को जमानत नहीं मिली है, इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। धारा 109 हटाने की भी अर्जी लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। और पुणे में जीबीएस वायरस ने कहर मचा दिया है। इससे 5 लोगों की जान चली गई है, 160 से ज्यादा लोग बीमार हैं। देखिए, जीबीएस वायरस सीधे नसों पर हमला करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मरीज का शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। खड़कवासला से कुछ ही दूरी पर रहने वाले संतोष कोतलकर भी इसी वायरस का शिकार हुए हैं। अब तक 166 से ज्यादा मरीज इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। जो भी इस वायरस का शिकार हो रहा है उसमें एक ही लक्षण पाए जा रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि ये शरीर को लाचार कर देता है। लेकिन आखिर खड़कवासला में ही क्यों इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये समझने के लिए जब जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कुआं है जिसका पानी प्यूरिफाई ना होकर सीधे गांव तक पहुंच रहा है। इलाके के लोग उसी कुएं का पानी पी रहे हैं। जांच में पता चला कि पुणे के खड़कवासला डैम से जो पानी आता है वो एक कुएं में जमा होता है। कुएं में जमा होने के बाद वो आसपास के इलाकों में जाता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पे मौजूद है जहां पर जीबीएस वायरस के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं और महाराष्ट्र सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री भी ये बोलती है और ये मानती है कि एक कुएं की वजह से जो पानी है वो दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से जीबीएस के मामले लगातार इसी इलाके में बढ़ रहे हैं। हम भी उसी बात से परेशान है कि यहाँ पे ज्यादा पेशेंट क्यों मिल रहे हैं। वैसे भी ये बीमारी पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मामले इसी इलाके में क्यों है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे बोल रहे हैं कि पानी से वो सब हो रहा है। तो जो पानी डैम से आता है, डैम से सीधा कुआं में जाता है, कुएं में से थोड़ा सा कुछ ट्रीटमेंट करके वो लोगों को जाता है। यहाँ पे 4 गाँव उसके ऊपर कुएं के ऊपर निर्भर है। वो पानी वहाँ से आने की वजह से, दूषित पानी पीने की वजह से यहाँ के पूरा इलाके में वो छा गया है। लेकिन इतना क्यों छा गया है, यही हमारा क्वेश्चन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को है कि इतना क्यों हो रहा है, उसका हमें उत्तर चाहिए जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है वो पुणे के नांदेड़ गांव में है और नांदेड़ गांव में जो ये कुआं मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी कुएं में बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो काफी ज्यादा था और इसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से जिन जिन लोगों ने इस कुएं के पानी का इस्तेमाल किया वो जीबीएस वायरस की चपेट में आ गए। जीबीएस वायरस ने जोर पकड़ा तो प्रशासन अलर्ट मोड में आया। न सिर्फ इस कुएं को ढका गया बल्कि क्लोरीन डालकर पानी को प्यूरिफाई किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की मेंटेन और नजर आप लोग रखते हैं मैम?
यहाँ पे शिफ्ट वाइज जेई अपॉइंटेड है टेक्निकल चीज़ों के लिए। सब वो टेस्टिंग करते रहते हैं हमेशा, और वो एक नोट करके रखते हैं कि सब क्लोरीन कंटेंट कितना है पर आवर बेसिस पे। इतना हम करते हैं निगरानी यहाँ पे। क्योंकि मैम ये सब लोग शिफ्ट में रहते हैं कि ऐसे कैसे शिफ्ट वाइज कैसे रहते हैं? हाँ, शिफ्ट वाइज डे में 3 जेई अपॉइंटेड होते हैं, 8 आवर्स की ड्यूटी होती है उनकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो कुआं है वहां से ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर बाहर निकला, लोग पिए, उन्होंने खाना बनाया, उसकी वजह से जीबीएस वायरस फैला। नहीं सर, उसके बारे में हम मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि आई एम जस्ट अपॉइंटेड फॉर अ शिफ्ट, फॉर अ मॉर्निंग शिफ्ट। लेकिन सर अभी पीएमसी से हो? हाँ, हम सर हम टेक्निकल इलेक्ट्रिकल हाँ, तो आपको है ना इसके बारे में ना आप केमिकल डिपार्टमेंट के लोग ये बता सकते हैं। सरकार की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि नांदेड़ गांव का ये कुआं ही वायरस का एपिसेंटर है, क्योंकि जितने भी लोग जीबीएस वायरस की चपेट में आ रहे हैं वो इसी कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जीबीएस जिस तरह से पूना में फैला हुआ था उसमें काफी तरह से हम लोगों ने रोक किया है। जिस तरह से पहले पेशेंट्स मिल रहे थे उसमें बहुत अच्छी तरह से सुधार हो रही है। और आज अगर देखेंगे आप तो जो पेशेंट 9 जनवरी को शुरुआत हुई थी, अब आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सुधार हो रहा है उसमें। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एसओपी जाहिर की गई है कि जिसमें सभी नागरिकों को अपील किया है कि अच्छी तरह से जो कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हम लोगों ने अपील की है उसका पालन करें। अब ये समझते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जीबीएस का शिकार इंसान तब होता है जब वो गंदा पानी या गंदा खाना खाता है। ये वायरस जब मरीज को अपने शिकंजे में लेता है तब मरीज के पेट में दर्द होता है और उसका पेट खराब हो जाता है। धीरे धीरे वायरस शरीर की नसों तक पहुंच जाता है, जिस वजह से मरीज को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। यही वजह है कि डॉक्टर सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। जीबीएस वायरस ये वायरस नहीं है, एक्चुअली एक बीमारी है। ये जीबीएस बीमारी से डरने की बात नहीं है। अगर आप जल्दी से जल्दी उसका पता चले, कोई भी अपने को समझो डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है या सर्दी खांसी जुकाम होता है, पहले जीबीएस ऐसा यानी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसे नहीं है। हमारे पास थ्रू आउट ईयर इसके केसेस है, करीबन 1 से 3 तक केसेस हर महीने हमारे पास आते हैं। जीबीएस कोई नया वायरस नहीं है, इसका एक बेहद पुराना अतीत रहा है। यही वजह है कि इस वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट है।